और गाबा सर ने जो कल सुबह दिया था उनका आंसर 370 सीट्स, मतलब बस जनता ने उसमें क्या करा, जीएसटी काट दिया और सेस काट दिया। अदरवाइज एकदम प्रिसाइज टारगेट था गाबा सर का कल सुबह। अच्छा, अब हर्षदा के पास हर्षदा बैठी हुई हैं, इनसे जानने सारे ब्रोकरेज के हाउस व्यूज, और यतिन भी जोड़ेंगे जिनसे जानेंगे डीलिंग रूम का माहौल। हर्षदा, ब्रोकरेजेस क्या कह रही है? एफआईआई ब्रोकरेजेस की तरफ से जो भी रिपोर्ट्स निकल कर आई है आशीष, उसमें ये साफ है कि देखिए बीजेपी के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। इसमें दो राय नहीं है कि गठबंधन की सरकार होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अब इस कार्यकाल में जो एलाइज है उन पर निर्भरता बढ़ती हुई दिखाई देगी और वहीं पर रिस्क उठ रहे हैं। रिस्क इस बात का है कि क्या उतनी कॉन्फिडेंटली पॉलिसी कंटिन्यूटी जारी रहेगी, साथ ही साथ पॉलिसी मेकिंग पर भी एक सवाल उठकर आ रहा है। मीडियम टर्म आउटलुक में कोई बदलाव नहीं है, ना ही लॉन्ग टर्म आउटलुक में बदलाव है। कैपेक्स साइकिल नहीं रुकेगा, बस रिस्क इस बात का है कि शायद अब यहां से ज्यादा सोशल स्कीम्स पर स्पेंडिंग आती हुई दिखाई देगी। रूरल स्ट्रेस कम करने के लिए सब्सिडी डोल आउट ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। ये इस समय का सबसे बड़ा रिस्क बना हुआ है। इनफैक्ट मक्वारी ये भी कह रहा है कि इस समय देखिए एफआईआईस तो सपोर्ट करने के लिए आएंगे नहीं, और अगर ऐसा हुआ कि अगले कुछ महीनों में एसआईपी की जो मात्रा है उसमें कमी आती है तो अगले 6 महीनों तक मार्केट कुछ और अंडर परफॉर्म कर सकता है। ये एक ब्रॉडर पिक्चर है एफआईआईस की तरफ से। अब रिस्पेक्टिवली देख लेते हैं। बर्नस्टीन स्पेसिफिकली कह रहा है कि 23,500 के टारगेट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब बाजार करीब आपको 8 से 9% यानी कि हाई सिंगल डिजिट में ही रिटर्न्स देता हुआ दिखाई देगा, ये बर्नस्टीन का साफ मानना है। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव जो है वो कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा। रिफॉर्म की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ने वाली है, लेकिन एनडीए दलों के बीच आगे जाकर अगर कुछ खींचतान होती है तो मार्केट ने वो फैक्टर इन नहीं किया है। अगर वो उभर कर आएगा तो उसका प्रभाव बनेगा जरूर। मैक्रो स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी मोमेंटम को बरकरार रखने की उम्मीद मक्वायरी की यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की बन रही है। लेकिन चिंतित सीएलएसए है। चिंतित इसीलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि क्योंकि बहुमत नहीं मिला है तो कई सारे सवाल उठकर आ रहे हैं। इक्विटी बाजार के प्रीमियम पर अब उनके क्वेश्चन मार्क्स उठने लगे हैं। इनफैक्ट वो कह रहे हैं अब अपना पोर्टफोलियो जो है वो डिफेंसिव बनाना चाहेंगे। उस डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में उन्होंने सबसे पहले एलएनटी को इंडिया पोर्टफोलियो से हटाकर एचसीएल टेक को शामिल किया है। इसीलिए अब इनका फोकस आईटी, इंश्योरेंस, कमोडिटी जैसी स्टोरीज पर ज्यादा भरोसा रहेगा। निजी बैंक इनको पसंद है, आईटीसी पसंद है। मोदी स्टॉक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट इन्होंने निकाली थी, आपको याद होगा 54 स्टॉक्स थे, उसमें एक्सपोजर टू मोदी स्टॉक्स कम होता दिखाई देगा। वो ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ओएनजीसी और रिलायंस री रेट अच्छे खासे हो चुके हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा नजरें रखनी पड़ेंगी। यूबीएस बेसिकली कह रहा है कि रिफॉर्म पर कदम बढ़ाना मुश्किल है। यूबीएस स्पेसिफिकली कह रहा है ये जो वर्डिक्ट है एफआईआईस यही वर्डिक्ट दरअसल एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए उनकी तरफ से बड़ी बिकवाली आई है। दरअसल भारत को इन्होंने इमर्जिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट में अंडर वेट रखा है। जेफरीज कह रहा है कि इस समय आपकी रणनीति क्या रहेगी। भारी गिरावट अगर आगे दिखती है वो खरीदारी का मौका है। लार्ज कैप लैगर्ड्स यानी कि लार्ज कैप शेयर जो चले नहीं है वहां पर ज्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। निजी बैंक और कंज्यूमर स्टेपल्स पर वो ओवरवेट रहेंगे, लेकिन रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल्स और सरकारी कंपनियों पर जो ओवरवेट था वो दरअसल कम होता हुआ दिखाई देगा। एचडीएफसी बेसिकली कह रहा है वैल्यूएशन करेक्शन रहेगा। कंज्यूमर स्टेपल्स, आईटी, फार्मा, कुछ डिफेंसिव्स पर ज्यादा जोर दिया जाए। ओके, ये है उस मैंडेट के बाद दिग्गज ब्रोकरेज के व्यूज। लेकिन डीलिंग रूम क्या मूड है भाई साहब? कल के उस सेशन के बाद क्या बातचीत हुई आपकी? और बाकी सिर्फ डीलिंग रूम नहीं, बाकी एचएनआई वगैरह जिनसे आप बात करते हैं, क्या निकल तो ये एक्चुअली मैं अनुज और आशीष कहना चाहूँगा 3 पार्ट में डिवाइड किया है इस पर्टिकुलर चीज़ को। 2 नए वर्ड सुनने मिल रहे हैं डीलिंग रूम से, एक फ्रीज और एक हैंग। क्योंकि लोगों के हाथ फ्रीज हो गए और स्क्रीन हैंग हो गई। बहुत ही डिफिकल्ट था येस्टरडे का सेशन। और अगर हम फंड एक्शन की बात करें तो क्लियरली स्विच आपको दिखाई दे रहा था पीएसयू स्टॉक्स और कैपिटल गुड्स से एफएमसीजी की तरफ और डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जैसे कि फार्मा। और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फंड्स ने सबसे ज़्यादा पीएसयू स्टॉक्स और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बेचे हैं।
और क्लियरली आपको ये स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा था। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि HDFC का डिफेंस फंड, जो म्यूचुअल फंड का डिफेंस फंड है, उसकी एनएवी कल 15% नीचे थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का डैमेज हुआ है कल मार्केट में। जहाँ तक कि CIOs का सवाल है, 3 चीज़ों पे वो एकदम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सरकार कैसे बनती है, कैसे नेगोशिएशंस होते हैं। दूसरा कि कैबिनेट फॉर्मेशन में कौन सी बर्थ कौन सी पार्टी को जाती है और बीजेपी कितनी कैबिनेट बर्थ्स या मिनिस्ट्रीज रिटेन कर पाती है। और जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, डाइवेस्टमेंट है, बजट है, जो अगले 30 दिन में आने वाला है, बहुत ही इवेंटफुल होने वाले हैं। हफ्ते भर में स्वेरिंग इन होगी, उसके 10 दिन बाद कैबिनेट फॉर्मेशन होगा, उसके 15 दिन बाद आपको बजट होगा। तो मुझे लगता है लोग अभी वेट एंड वॉच पे हो गए हैं। और HNIs ने क्लियरली मिसकैलकुलेट किया था। एग्जिट पोल और जो सट्टा मार्केट था उसको लेके सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस कम्युनिटी को हुई है। PSU स्टॉक्स वो बेच रहे हैं, रेल, डिफेंस, बैंक PSUs में वो जो है बिकबाली कर रहे हैं। और उनको लगता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो येस्टरडे इतने करेक्ट नहीं हुए, होप था कि थोड़ा टेबल टर्न होगा, वो नहीं हुआ। तो शायद मिड कैप एंड स्मॉल कैप अच्छी तरीके से आपको अंडर परफॉर्म करते दिखाई पड़े नियर टर्म में। तो थोड़ा नर्वसनेस है और शायद ये नर्वसनेस अगले 3-4 दिन तब, जब तक मोदी जी की स्वेरिंग इन नहीं होती है, तब तक शायद स्क्रीन पे रह सकती है, ऐसा फीडबैक है। ओके यासीन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वह हर्षदा आपका भी। तो ये अब काम करते हैं, अब मुनाफे की तैयारी हमने पूरी की। अब